हेलो डियर्स, आई एम उमा रमन पाठक। आज हम इंडियन ट्रेडिशन, कल्चर एंड सोसाइटी के कुछ एमसीक्यूज करेंगे। ये बिल्कुल आपके मॉडल पेपर जैसा होगा, तो आप इसको अच्छे से कर लीजिए। यहाँ पर हम आपको पूरा जो है इसका डिस्कशन भी देंगे कि इसके सारे फैक्ट्स और फिगर्स के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। कुछ प्रश्न भी आपसे पूछे जाएंगे जो आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। आपको सारे प्रश्न को रिस्पॉन्ड करने हैं जिससे कि हमें लगे कि आप जो है प्रॉपर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। चलिए अपने पहले प्रश्न पर आते हैं, जो कि है वेयर इज पुष्कर फेयर हेल्ड। पुष्कर का मेला कहाँ पर लगता है? आपके ऑप्शंस हैं अजमेर, जोधपुर, अयोध्या एंड मथुरा। तो आपको ये चार ऑप्शंस में से बताना है कि पुष्कर का मेला कहाँ पर लगता है। आपका उत्तर है अजमेर। पुष्कर का मेला अजमेर में लगता है। एक्चुअली पुष्कर जो है अजमेर राजस्थान का एक कस्बा है। बहुत ही चर्चित और फेमस कस्बा है पुष्कर, काफ़ी बड़ा और डेवलप भी है। अजमेर में और भी एक धार्मिक जगह है जिसको बोलते हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पड़ती है अजमेर में। वहीं पर एक कस्बा है पुष्कर, वहाँ पर पुष्कर मेला लगता है। इसके अलावा ये पुष्कर जो है ब्रह्मा जी के टेम्पल के लिए भी फेमस है। दुनिया में अकेली ऐसी जगह है जहाँ पर लॉर्ड ब्रह्मा या ब्रह्मा भगवान का मंदिर है। पुष्कर में ही केवल ब्रह्मा जी का मंदिर है। तो आपका उत्तर हो जाएगा पुष्कर फेयर इज हेल्ड इन अजमेर। पुष्कर फेयर कहाँ लगता है? अजमेर डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान में। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है ए फेमस असमीज फेस्टिवल इज। नीचे जो लिखे हैं इसमें से कौन एक चर्चित असमी त्यौहार है? पहला है मकर संक्रांति, फिर है युगादि, फिर है बिहू, फिर है ओणम। आपका उत्तर होगा बिहू। बिहू जो है असम का एक चर्चित या फेमस त्यौहार है। यह साल में 3 बार मनाया जाता है। जब असम में फसलों की बुआई और कटाई होती है तब बिहू मनाया जाता है। बिहू में माघ बिहू सबसे ज़्यादा चर्चित है। इसे बिहू या बोहाग भी कहते हैं। ये फसलों की कटाई और फसलों के बुआई के समय मनाया जाने वाला एक असमी त्यौहार है। अन्य ऑप्शंस के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। मकर संक्रांति, ये हिंदू सनातन व्यवस्था के तहत आने वाला एक त्यौहार है जो सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करते ही मनाया जाता है। जैसे ही सूर्य धनु राशि से मकर राशि में आता है उसी दिन मकर संक्रांति मनाया जाता है। तमिलनाडु में इसी दिन पोंगल नाम का त्यौहार मनाया जाता है। मकर संक्रांति भारत, नेपाल और बांग्लादेश में मनाया जाता है। बांग्लादेश में इसे पौष संक्रांति के नाम से मनाते हैं। पौष संक्रांति से इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पौष के महीने में मनाया जाता है। एक्चुअल में इसकी डेट 14 या 15 जनवरी के आसपास पड़ती है। उसी दिन धनु राशि से सूर्य जो है वो मकर राशि में प्रवेश करता है। अगला ऑप्शन है युगादि। युगादि जो है इसको गुड़ी पड़वा के नाम से भी कुछ जगह जानते हैं। युगादि कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में कहा जाता है। गुड़ी पड़वा जो है महाराष्ट्र में कहा जाता है। जब हिंदू संवत्सर का प्रारंभ होता है तब युगादि या गुड़ी पड़वा मनाया जाता है। जब हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है तभी युगादि मनाया जाता है। युगादि किन 2 राज्यों में मनाया जाता है? कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में। और इसी का सिनोनिम्स है गुड़ी पड़वा जो कि महाराष्ट्र में मनाया जाता है। किस अवसर पर? हिंदू नववर्ष की शुरुआत पर। हिंदू नववर्ष शुरू होता है चैत्र महीने की शुक्ल प्रतिपदा को, मतलब कि चैत्र महीने की प्रतिपदा तिथि को हिंदू नववर्ष शुरू होता है। उसी दिन युगादि मनाया जाता है और उसी दिन ही महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा मनाया जाता है। लास्ट ऑप्शन है ओणम। ओणम केरल का फेस्टिवल है। ये सितंबर के महीने में मनाया जाता है केरल में। ये महाराज बलि के स्वागत में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। महाराज बलि कौन है? महाराज बलि जो है वो भक्त प्रहलाद के प्रपौत्र हैं या नाती हैं। उन्हीं की रिस्पेक्ट में यह त्यौहार मनाया जाता है। इन दिनों में केरल को जो है फूलों, पंखुड़ियों और रंगोलियों से सजा दिया जाता है। ये जब ओणम मनाया जाता है तो लोगों के यहाँ पर भगवान वामन और महाबली की प्रतिमा स्थापित की जाती है। पाताल के राजा हैं महाबली और ये प्रहलाद के पौत्र हैं। वामन अवतार की कथा आपने सुनी होगी।
उसी के रिस्पेक्ट में उसी कथा को जो है उस झांकी के रूप में बनाकर भगवान वामन और बाली की प्रतिमा स्थापित करके इसको मनाया जाता है। अब आप ये भी समझ लीजिए कि भगवान वामन की कथा का सबसे पहले जिक्र जो है वो भारतीय ग्रंथों में ऋग्वेदा में आता है। ऋग्वेद जो है उसमें सबसे पहले वामन अवतार की कथा का जिक्र है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर, जो कि है लैंग्वेज ऑफ लक्षद्वीप। लक्षद्वीप एक यूटी है भारत की, वहाँ की लैंग्वेज के बारे में पूछा जा रहा है कि वहाँ की राज्य भाषा कौन सी है। मलयालम है, कन्नड़ है, तमिल है या तेलुगु है। तो आपका उत्तर है मलयालम। लक्षद्वीप की भाषा क्या है? मलयालम। अन्य ऑप्शन डिस्कस कर देते हैं। ये कन्नड़ कर्नाटक की भाषा है, तमिल ये तमिलनाडु की भाषा है, तेलुगु ये आंध्र प्रदेश की भाषा है, ये मलयालम केरल की भी भाषा है। केरल की राज्य भाषा जो है वो क्या है? मलयालम। अब आपसे जो मेरा क्वेश्चन है वो ये है कि ये चारों की चारों भाषाएं किस लैंग्वेज फैमिली को बिलोंग करती हैं, किस भाषा परिवार से आती हैं, आपको कमेंट करके बताना है हमें। दूसरा ये बताना है कि लक्षद्वीप की जो पॉपुलेशन है उसमें किस धर्म की मेजॉरिटी है। अभी लक्षद्वीप काफ़ी विवादों में रहा, अभी भी वहाँ पर कुछ विवाद चल रहा है, तो आपको इन दोनों प्रश्नों का उत्तर लिखना है। जो आप जानते हो उसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर, जो कि है पोंगल इज फेस्टिवल ऑफ। पोंगल कहाँ का त्योहार है? आपके ऑप्शंस हैं कर्नाटका, तमिलनाडु, उत्तराखंड या मणिपुर। तो आपका जो उत्तर होगा वो होगा तमिलनाडु। पोंगल इज अ फेस्टिवल ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य में पोंगल नाम का त्यौहार मनाया जाता है। मैंने आपको पहले प्रश्न में ही बताया था कि तमिलनाडु में पोंगल कब मनाया जाता है? जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, मतलब कि जब उत्तर भारत में मकर संक्रांति मनाया जाता है तब तमिलनाडु में पोंगल मनाया जाता है। तो आपका इस प्रश्न का उत्तर है पोंगल इज अ फेस्टिवल ऑफ तमिलनाडु। अगला प्रश्न है व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज ए फोक डांस। नीचे लिखे हुए ऑप्शंस में से कौन एक फोक डांस है? कुचिपुड़ी, गरबा, कथकली, भरतनाट्यम। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा एक फोक डांस है। तो आपका उत्तर होगा गरबा। गरबा एक फोक डांस है, ये गुजरात में किया जाता है, ठीक है। बाकी कुचिपुड़ी, कथकली और भरतनाट्यम ये सभी के सभी क्लासिकल डांस हैं, या शास्त्रीय नृत्य कह सकते हैं इन सबको। ये सभी के सभी क्लासिकल डांसेस हैं। अब आपको यहाँ पे बताना है कुचिपुड़ी, कथकली और भरतनाट्यम किन किन राज्यों को बिलोंग करते हैं। आप इसको कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें उत्तर बता सकते हैं। अगला प्रश्न है रथ यात्रा एट पुरी इज सेलिब्रेटेड इन ऑनर ऑफ। रथ यात्रा जो कि पुरी में होती है, जगन्नाथपुरी, कहाँ पे? उड़ीसा में पड़ता है। तो जगन्नाथपुरी में जो रथ यात्रा होती है वो किसके रिस्पेक्ट में मनाई जाती है, किसके सम्मान में मनाई जाती है? आपके ऑप्शंस हैं लॉर्ड राम, लॉर्ड विष्णु, लॉर्ड जगन्नाथ या लॉर्ड कृष्ण। तो आपका जो एग्जैक्ट उत्तर होगा वो होगा लॉर्ड जगन्नाथ। भगवान जगन्नाथ जी की यात्रा में रथ यात्रा जो है वो निकाली जाती है, कहाँ पर? पुरी में। तो आपका उत्तर होगा लॉर्ड जगन्नाथ। अगला प्रश्न है रॉफ इज द डांस ऑफ व्हिच स्टेट। रॉफ नाम का डांस जो है किस राज्य से बिलोंग करता है? आपके ऑप्शन है गुजरात, जम्मू एंड कश्मीर, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। तो जो रॉफ नाम का डांस है वो है जम्मू और कश्मीर से बिलोंग करता है। जम्मू और कश्मीर का जो फोक डांस है उसका नाम है रॉफ। अब आपको बताना है कि गुजरात का फोक डांस क्या है। चलते हैं अब अगले प्रश्न पर, जो कि है व्हिच टेम्पल्स आर नोन फॉर देयर नागरा स्टाइल सिंबोलिज्म एंड इरोटिक फिगर्स एंड स्कल्पचर्स। नीचे कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। कह रहा है कि इन मंदिरों में से कौन जो है वो अपनी नागर शैली के लिए जाना जाता है और इरोटिक फिगर्स ऑफ स्कल्पचर्स, जिसपे कि कामोत्तेजक जो है वो स्कल्पचर्स बने हुए हैं। ये ऑप्शंस हैं खजुराहो, अक्षरधाम, हम्पी एंड अजंता। आपको पता होना चाहिए कि नागर शैली जो है वो उत्तर भारत के मंदिर निर्माण की शैली है। देखो तीन शैली हैं भारत में, तीन एंशियंट इंडिया में हिंदुओं में तीन शैली होती थी मंदिर निर्माण की। एक को बोलते हैं नागर, दूसरे को बोलते हैं द्रविड़, तीसरे को बोलते हैं बेशर। नागर शैली जो है उत्तर भारत के मंदिरों के निर्माण शैली है, द्रविड़ जो है वो दक्षिण भारत के मंदिरों की निर्माण शैली है, और बेशर जो है वो
नागर और द्रविड़ शैली का मिक्सचर है। तो इसके मंदिर कहीं भी पाए जा सकते हैं और कहीं भी मिलते हैं। तो नागर और द्रविड़ शैली जो है, नागर उत्तर भारत की, द्रविड़ दक्षिण भारत के, और बेशर इन नागर और द्रविड़ का मिक्सचर है। अब आपके जो क्वेश्चन है उस पर आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि नागर स्टाइल का कौन सा मंदिर है जिसपे कि इरोटिक फिगर्स बने हुए हैं? खजुराहो, अक्षरधाम, हम्पी एंड अजंता। तो इरोटिक फिगर्स बने हुए हैं खजुराहो के मंदिर पे, ये तो जो लोग जानते होंगे, और ये सारे के सारे मंदिर नागर स्टाइल में बने हुए हैं। तो खजुराहो इसका ऑप्शन हो जाएगा। अक्षरधाम, आपको पता होगा कि ये गुजरात में, मूल रूप से ये गुजरात में है। अक्षरधाम का टेम्पल मूल रूप से गुजरात में है और इसका एक ब्रांच दिल्ली में भी है। अक्षरधाम मेट्रो रेलवे स्टेशन के पास अक्षरधाम टेम्पल भी है, और एक इसकी ब्रांच है बस्ती जिले में, छपिया नाम की जगह पे। और हम्पी आपको पता होगा कि विजयनगर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है कर्नाटक में, वहाँ पे है। तो दक्षिण भारत में है, तो यहाँ पे तो पक्का है कि नागर शैली होगी नहीं। और अजंता औरंगाबाद में पड़ता है, तो यहाँ पे भी जो है ये औरंगाबाद जो है महाराष्ट्र में पड़ता है, तो यहाँ भी नागर शैली होने की कोई संभावना नहीं। ये खजुराहो पड़ता है मध्य प्रदेश में, ठीक है। खजुराहो एक कस्बा है मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में। तो जो है नागर स्टाइल का मंदिर कहाँ पर है? खजुराहो में। कहाँ पर पड़ता है ये? छतरपुर जिला मध्य प्रदेश में। इसी मंदिर में जो है नागर स्टाइल का प्रयोग हुआ है और इरोटिक सिंबल्स भी बने हुए हैं इन मंदिरों में। इन मंदिरों के निर्माता हैं चंदेल वंश के राजा लोग। चंदेल किंग्स ने बनवाए हैं खजुराहो के मंदिर। आपको यहाँ से एक प्रश्न पूछा जा रहा है, आपको इसका उत्तर जरूर देना है। आपको सारे प्रश्नों के उत्तर देने, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकते हैं। आपको बताना है कि खजुराहो में ही भगवान शिव का एक फेमस मंदिर है, उसका क्या नाम है और उसे किसने बनवाया था? खजुराहो में भगवान शिव का एक फेमस मंदिर है, उसका क्या नाम है और उसे किसने बनवाया था? आपको इसको कमेंट बॉक्स में लिख भेजना है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर, जो कि है व्हिच हेरिटेज साइट डिपिक्ट द फाइन ड्रेविनियन स्टाइल ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। कह रहा है कि कौन सी ऐसी हेरिटेज साइट है जो कि ड्रेविनियन स्टाइल ऑफ आर्ट के बारे में और आर्किटेक्चर के से रिलेट करती है। आपका ऑप्शन है अक्षरधाम, खजुराहो, हम्पी एंड अजंता। तो आपको इन ऑप्शंस में देखना है कि कौन सा ऐसा है जो दक्षिण भारत में है, क्योंकि बात की गई है द्रविडियन स्टाइल की। तो दक्षिण भारत में पड़ता है हम्पी, जो कि कहाँ पड़ता है? विजयनगर डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक में। तो सीधे सीधे आपको क्लियर होना चाहिए कि दक्षिण भारत में जो मंदिर निर्माण कला होती है वो होती है द्रविडियन, और हम्पी दक्षिण भारत में पड़ रहा है। बाकी सारे ऑप्शन उत्तर भारत से बिलोंग करते हैं, ठीक है। इसी वजह से जो है हम्पी इसका सही उत्तर होगा। तो हम्पी जो है वो द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर का एग्जाम्पल है। अक्षरधाम बताया मैंने दिल्ली और गुजरात में पड़ता है, गुजरात में इसका हेड ब्रांच है, दिल्ली में भी है। खजुराहो मैंने बताया छतरपुर जिले में, नागर स्टाइल के मंदिर हैं यहाँ पर सारे। हम्पी यही आपका सही उत्तर है, द्रविडियन स्टाइल के है। और अजंता औरंगाबाद जिले में पड़ता है, महाराष्ट्र में। ये सारे के सारे अक्षरधाम को छोड़ के खजुराहो, हम्पी और अजंता, ये सारे के सारे जो है ये हेरिटेज साइट हैं यूनेस्को की, ठीक है। यूनेस्को की वैश्विक विरासत में इनको शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है द टाइम पीरियड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड बताइए। इसका और दूसरा नाम भी है हड़प्पा मोहनजोदाड़ो की सभ्यता, ठीक है। तो इस सभ्यता का टाइम पीरियड बताइए। आपके ऑप्शंस हैं 1000 BCE को, 1000 साल, 1000 BC पहले, या 2500 BC से 1750 BC, या 1500 BC से 600 BC, या 300 AD, 300 ईस्वी। तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसका टाइम पीरियड है 2500 BC से लेकर 1750 BC, मतलब 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक। ये दूसरा जो ऑप्शन है 1500 BC से लेकर 600 BC, ये आर्यन सिविलाइजेशन या वैदिक सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड है। तो वैदिक सिविलाइजेशन का अगर कोई पूछे तो 1500 BC से 600 BC। इंडस वैली सिविलाइजेशन का कोई टाइम पीरियड पूछे तो 2500 BC से लेकर 1750 BC आंसर करना है। तो आपका आंसर हो गया 2500 BC से लेकर 1750 BC। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर, जो कि है इन ऋग वैदिक पीरियड वर्ण सिस्टम वाज बेस्ड ऑन। ऋग वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था या क्लास सिस्टम भी इसको कह सकते हैं,
किस बात पर आधारित था? जन्म पर आधारित था, वर्थ पर आधारित था, टैलेंट पर या गुणवत्ता पर आधारित था, ऑक्यूपेशंस या जो कार्य करते थे उस पर आधारित था, एजुकेशन या पढ़ाई लिखाई पर आधारित था? तो ऋग्वैदिक पीरियड में वर्ण व्यवस्था जो है वो ऑक्यूपेशन पर या लोगों के कार्य पर निर्धारित की जाती थी कि वो कौन सा कार्य करते हैं। अगर कोई शिक्षा देने का काम करता तो उसे ब्राह्मण वर्ग में माना जाता था, अगर कोई नौकरी करता था तो उसे शूद्र वर्ण में माना जाता था, अगर कोई राज्य को सुरक्षा देने का काम करता था तो उसे क्षत्रिय वर्ण में माना जाता था, अगर कोई व्यापार करता था तो वो किसी के यहाँ भी जन्म ले उसको वैश्य माना जाता था। बर्थ से कोई डिसाइड नहीं होता था कि किसी ब्राह्मण के घर जन्म लेने वाला व्यक्ति ब्राह्मण माना जाएगा, ऐसा वर्ण सिस्टम ऋग्वेद में नहीं था। किसी शूद्र के घर जन्म लेने वाला भी अगर जो है वो शिक्षा देता है, ज्ञान करता है, वेदों का नॉलेज रखता है तो उसे ब्राह्मण माना जाता है। ऐसा एग्जाम्पल है। अगर कोई भी जो है निम्न वर्ग का व्यक्ति भी राज्य की सुरक्षा करता है, राज्य कार्य संभालने की गुणवत्ता रखता है, नेतृत्व की क्षमता रखता है तो उसे क्षत्रिय माना जाएगा, क्योंकि ऑक्यूपेशन पे बेस्ड होता था ऋग्वैदिक पीरियड में वर्ण सिस्टम, वर्थ पे नहीं, टैलेंट पे नहीं, एजुकेशन पे नहीं। तो आपका आंसर है ऑक्यूपेशन पे डिपेंड करता था वर्ण सिस्टम या क्लास सिस्टम ऋग्वेद पीरियड में। अगला प्रश्न है द वर्ण सिस्टम इज डिस्कस फर्स्टली इन, जो वर्ण सिस्टम है या क्लास सिस्टम है या वर्ण व्यवस्था है उसका सबसे पहले जिक्र कहाँ आता है? आपके ऑप्शन है पुरुष सूक्ता ऑफ ऋग्वेदा, अथर्ववेदा, मनुस्मृति या पुराण। तो जो वर्ण सिस्टम का जिक्र है वो सबसे पहले ऋग्वेद के 10वें मंडल की पुरुष सूक्त में आता है। ऋग्वेद के किस मंडल में? 10वें मंडल में। कुल 10 मंडल ही है ऋग्वेद में, तो 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सबसे पहले जो है वो वर्ण सिस्टम या क्लास सिस्टम का जिक्र आता है, जिसमें कहा गया है कि आदि पुरुष ब्रह्मा के मस्तिष्क से ब्राह्मण, चस्य से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य और पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए हैं। तो सबसे पहले ऋग्वेदा के 10th मंडल के जो है पुरुष सूक्त में वर्ण सिस्टम के बारे में डिस्कशन है। अथर्ववेद में, बाकी सारी जगहों पे डिस्कशन है, अथर्ववेद, मनुस्मृति, पुराण इन सब में डिस्कशन है, लेकिन सबसे पहले डिस्कशन है ऋग्वेद में, क्योंकि ऋग्वेद ही सबसे पुराना ग्रंथ है। दुनिया का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? आपका आंसर है ऋग्वेदा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अरेंज द स्टेज ऑफ लाइफ इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एज। ठीक है, उम्र के बढ़ते हुए क्रम में जो है आपको जो है असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एज या बढ़ते हुए क्रम में स्टेजेस ऑफ लाइफ या जीवन के कालक्रम को जो है अरेंज करना है। तो पहला ऑप्शन है ब्रह्मचर्या, वानप्रस्था, संन्यासा एंड गृहस्था। दूसरा ऑप्शन है ब्रह्मचर्या, गृहस्था, संन्यासा एंड वानप्रस्था। तीसरा आश्रम है ब्रह्मचर्या, गृहस्था, वानप्रस्था एंड संन्यासा। चौथा आश्रम है संन्यासा, गृहस्था, वानप्रस्था एंड ब्रह्मचर्य। देखिए, आपको मैंने जब स्टेजेस ऑफ लाइफ या आपको जब आश्रम पद्धति पढ़ाया था तो हमने ये बताया था कि सबसे पहले तो इस सिस्टम में आदमी की लाइफ का स्पैन या उसका जीवन काल 100 वर्ष माना गया है, और फिर इसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है, 4 स्टेजेस में डिवाइड किया गया, 4 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है, और प्रत्येक स्टेज के लिए 25-25 साल डिसाइड है। तो 0 से लेकर 25 या जन्म से लेकर 25 साल तक वो ब्रह्मचर्य का पालन करेगा, पढ़ाई लिखाई करेगा, स्टूडेंटहुड में रहेगा, फिर मैरिज करके वो गृहस्थ आश्रम में चला जाएगा 25 साल की एज में, और 50 साल तक वो गृहस्थ आश्रम चलाएगा, फैमिली बनाएगा, परिवार बनाएगा, बच्चे बनाएगा, तो गृहस्थ आश्रम में। फिर उसके बाद जब 50 की एज हो गई उसकी, तब वो अब क्या करेगा? अब गृह त्याग करके वानप्रस्थ में चला जाएगा, होम एक्साइलेशन में चला जाएगा, और फिर जब वो 75 साल का हो जाएगा तो वो सब कुछ त्याग करके सैल्वेशन के मार्ग पे जाएगा, मुक्ति के मार्ग पे जाएगा और संन्यासा में चला जाएगा। तो करेक्ट आंसर है ब्रह्मचर्या, गृहस्था, वानप्रस्था एंड संन्यासा। तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। 25 से 50, 50 से 0 से 25, 25 से 50, 50 से 75 और 75 से टिल द डेथ ये परंपरा, ये प्रक्रिया चलती है। यही स्टेजेज ऑफ लाइफ है वेदास के अनुसार हिंदुओं की। अब आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कामा इज नेसेसरी गोल ऑफ। कह रहा है काम जो है वो नेसेसरी गोल है किस वाले आश्रम की। देखिए, आपको पुरुषार्थ जब मैंने पढ़ाया था तो 4 तरह के पुरुषार्थ बताए थे। वो चारों पुरुषार्थ हैं धर्म, अर्थ, कामा एंड मोक्षा, और हर पुरुषार्थ के बारे में स्टेजेस ऑफ लाइफ डिस्कस किया था। जब हमने कहा था कि ब्रह्मचर्य आश्रम में क्या करना है? धर्म करना है, ठीक है।
अर्थ नहीं, कामा नहीं, मोक्षा नहीं, इसके बारे में कोई चिंता नहीं। इसीलिए जो है कह रहा है कि काम जो है वो नेसेसरी फीचर है किस वाले स्टेज ऑफ लाइफ के, तो कामा एंड अर्था, ये दो चीजें याद रखिए। कामा एंड अर्था जो है ये गृहस्थ आश्रम में ही केवल बिलोंग करते हैं, ठीक है। गृहस्थ आश्रम के अलावा कहीं पे भी कामा नाम का पुरुषार्थ का जिक्र नहीं है, ना अर्थ नामक के पुरुषार्थ का जिक्र है। ब्रह्मचर्य में धर्म का जिक्र है, वानप्रस्था में जो है धर्म का जिक्र है और मोक्ष का जिक्र है, संन्यास पर केवल मोक्ष का जिक्र है, ठीक है। तो गृहस्थ आश्रम में कामा जो है वो मोस्ट नेसेसरी फीचर है। मतलब गृहस्थ आश्रम मैरिजेस से, फैमिली से ही स्टार्ट होता है, शादी के बाद ही गृहस्थ आश्रम शुरू होता है, 25 साल एज डिफाइंड है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। व्हिच वन इज नॉट ए पार्ट ऑफ सप्तांग थ्योरी, इसको सेवन लिम्ब थ्योरी भी कहते हैं। कौन सा ऐसा इसमें जो है वो सेवन लिम्ब थ्योरी या सप्तांग थ्योरी का पार्ट नहीं है। आपको पता होगा कि सप्तांग थ्योरी या सेवन लिम्ब थ्योरी के प्रतिपादक हैं या इसके जो है फाउंडर हैं आचार्य विष्णुगुप्त या चाणक्य या कौटिल्य, तीनों नाम एक ही आदमी के हैं। कौटिल्य जो है इसके प्रतिपादक हैं। ऑप्शंस हैं जनपद, स्वामी और किंग, दंडा एंड पुरोहित। तो सेवन लिम्ब थ्योरी में 7 पॉइंट्स हैं, उसमें से पुरोहित पॉइंट है नहीं, तो सेवन लिम्ब थ्योरी या सप्तांग थ्योरी का पार्ट पुरोहित नहीं है। आपको इन तीनों के अलावा 4 और कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। सप्तांग थ्योरी के 7 भाग कौन कौन से हैं, आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताना है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर, जो कि है व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज नोन एज पुरुषा गोल ऑफ लाइफ, पुरुषार्थ और गोल ऑफ लाइफ। इसमें से कौन जो है, कौन ऑप्शन है जो उसे कि पुरुषार्थ या गोल ऑफ लाइफ कहते हैं? क्या धर्मा है, क्या अर्था है, क्या कामा है, या मोक्षा है, या सभी के सभी हैं? तो 4 पुरुषार्थ मैंने आपको बताए थे, वो चारों के चारों पुरुषार्थ या गोल ऑफ लाइफ हैं, धर्मा, अर्था, कामा, मोक्षा। तो आपका आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव। सभी के सभी पुरुषार्थ जो है वो क्या है, होते हैं, चारों के चारों ये पुरुषार्थ होते हैं। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर, जो कि कहता है बेस्ट फॉर्म ऑफ मैरिज इन एंशियंट इंडिया। जो प्राचीन भारत था उसमें बेस्ट फॉर्म ऑफ मैरिज कौन सा था? आपको 8 तरह के विवाह का मैंने जो है पूरा का पूरा नोट दिया है। गंधर्व मैरिज, आश मैरिज, देव मैरिज, ब्रह्म मैरिज। तो सबसे अच्छा विवाह माना गया है ब्रह्म मैरिज। क्यों माना गया है? क्योंकि इसमें जो है ग्रूम की और ब्राइड की दोनों से बात की जाती है, उनका जो कंसेंट है वो लिया जाता है। बाकी सबसे घटिया जो मैरिज सिस्टम है वो है पैशाच्य मैरिज, जिसमें कि लड़की को सेड्यूस करके उसको कोई नशीली चीज़ दे के उससे ज़बरदस्ती करके मैरिज की जाती है, तो उसे पैशाच्य मैरिज कहते हैं, ठीक है। जब उसे सेड्यूस करते हैं, उसका हैरेसमेंट करते हैं, फिर उससे मैरिज करते हैं, या उसको क्या कर सकते हैं, कोई नशीली दवा देकर उसके रिलेशंस बना लेते हैं, तो इस तरह की मैरिज को पैशाच्य मैरिज कहते हैं। और सारे 8 तरह के मैरिजेज में सबसे अच्छी मैरिज है ब्रह्म मैरिज, ठीक है। तो ये एंशिएंट इंडिया की सबसे अच्छी मैरिज कौन सी है? ब्रह्म मैरिज। अगला प्रश्न है नंबर ऑफ वर्सेस इन महाभारत। महाभारत में कितने श्लोक हैं? आपके ऑप्शंस हैं 100,000 मतलब 1 लाख, 10,000, 100 या फिर 8800। तो आपका उत्तर है 1 लाख। महाभारत में कितने श्लोक हैं? 100,000 या 1 लाख। इसीलिए इसे सप्त सहस्त्र संहिता भी कहते हैं, क्योंकि इसमें 100,000 या 1 लाख श्लोक हैं। तो आपका ऑप्शन होगा 100 के या 1 लाख श्लोक है महाभारत में। जब इसमें 10,000 श्लोक हुआ करते थे तब इसे भारत कहा जाता था, और जब 8800 श्लोक इसमें हुआ करते थे तब इसे जय संहिता कहा जाता था। तो आप नाम के हिसाब से भी श्लोक अरेंज कर सकते हैं। अगर महाभारत पूछा है तो 1 लाख, जय संहिता पूछा होता तो 8800, और भारत पूछा होता तो 10,000। इसीलिए एक और प्रश्न यहाँ से बनता है कि महाभारत का सबसे प्राचीनतम नाम क्या है? आपका उत्तर होगा जय संहिता, लेकिन तब उसमें श्लोकों की संख्या क्या थी? 8800। अगला प्रश्न है हु कंपोज रामचरितमानस। रामचरितमानस किसने लिखा है? आपके ऑप्शंस हैं महर्षि वाल्मीकि, वेद व्यास, तुलसीदास, गोना बुद्धा रेड्डी। तो जो रामचरितमानस है पहले जान लीजिए, ये अवधी भाषा में लिखा गया है। इसके रचनाकार का नाम है तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा है। अन्य ऑप्शंस भी डिस्कस कर लेते हैं। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखा है, जो कि संस्कृत में है। संस्कृत में रामायण लिखा महर्षि वाल्मीकि ने। ये लॉर्ड राम या भगवान राम के कंटेम्पररी थे, उनके समकालीन थे। वेदव्यास ने महाभारत लिखा और 18 पुराण लिखा। तो वेदव्यास की क्या रचनाएं हैं? महाभारत
ठीक है, महाभारत वेद व्यास ने लिखा और 18 पुराणों के रचनाकार भी वेद व्यास जी हैं। गोना बुद्धा रेड्डी, आपको पता होगा कि गोना बुद्धा रेड्डी जो है ये तमिल साहित्य के बहुत चर्चित कवि हैं और इन्होंने जो है तमिल भाषा में रंगनाथ रामायणम नाम का एक काव्य लिखा। ये आंध्र से बिलोंग करते हैं, आंध्र प्रदेश से आते हैं। तो आपको सबके बारे में पता हो गया। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर, जो कि कहता है लार्जेस्ट कांडा या चैप्टर इन रामायण इज, रामायण का सबसे बड़ा कांड या चैप्टर कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं अयोध्या कांड, बाल कांड, युद्ध कांड या सुंदर कांड। तो आपका जो उत्तर है वो है बाल कांड। सबसे बड़ा कांड जो है वो रामायण का कौन सा है? बाल कांड। बाल कांड में सबसे ज्यादा श्लोक है रामायण के। अब आपको यहाँ पर एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि रामायण का सबसे छोटा कांड कौन सा है? आप इसका उत्तर भी कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बता सकते हैं। रामायण का सबसे छोटा कांड कौन सा है? इसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। अब आपसे लास्ट में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है। वो प्रश्न है कि अद्वैत दर्शन के प्रतिपादक कौन है और अद्वैत दर्शन से आप क्या समझते हैं, या अद्वैत फिलॉसफी के जो फाउंडर हैं वो कौन है, या हु फाउंडेड द अद्वैत फिलॉसफी एंड व्हाट इज द की पॉइंट ऑफ अद्वैत फिलॉसफी। इसके मेन पॉइंट्स या मेन थीम बताने हैं आपको अद्वैत फिलॉसफी के। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।